हेलो फ्रेंड्स, ट्रू अचीवर्स में आपका मैं दिल से वेलकम करती हूँ। अभी जो जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि मैं रोज़ एक ही बात बता रही हूँ कि मैं अभी को कवर कर रही हूँ सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आने वाले हैं। अभी तक जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में भी समझा रही थी, लेकिन अभी मेरा रहेगा कि कॉन्सेप्ट तो समझाऊँ लेकिन उस पर डिटेल पे फोकस ज़्यादा मैं आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूँ और उसके पीछे किस लॉजिक की वजह से वो आंसर है, ये मेरा रहेगा मेन इस बार मोटिव। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी रहेंगे, कुछ आपके थियरी पोर्शंस भी रहेंगे। कुछ मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी जिस पे मैंने पर्टिकुलर इनकम टैक्स पे, किसी पे ऑडिट पे, किसी पे अकाउंट्स में, वैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया, ऐसे करके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की थी कि बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास अकाउंट्स में बोला जाए तो बहुत सारे ही बेसिक्स टॉपिक होते हैं, जर्नल लेजर वगैरह। अगर इन पे हम फोकस करने लग जाएंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। और एग्ज़ाम भी आने वाला है, कब गवर्नमेंट इसकी नोटिफिकेशन निकाल देगी एग्ज़ाम की, जो हालांकि अभी तक कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं आई है। और मैं डेली इसकी अपडेट देख रही हूँ कि कोई अपडेशन आती है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट कर दूँगी। फिलहाल टाइम वेस्ट किए बिना अपने प्रिपरेशन में फोकस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। किसी को मेरे पढ़ाने पे या कुछ बात समझाने में इशू है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी को अगर हिंदी में समझना है तो मैंने क्वेश्चन ऐसे किया है कि इंग्लिश में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा और हिंदी में मैं उसको समझा देती हूँ, आपको पूरा बोल देती हूँ क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन के समझ ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं पे तैयार हो जाएगा, आपको उसको कहीं पे नोट डाउन करने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइज विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज ₹84,000 and it includes ₹3,200 for the year 18-19 and 1,200 for the 2021. Also 6,000 is still to be received from the year 19-20. Calculate the amount to be credited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो किसी क्लब में या किसी पर्टिकुलर हम जो भी जैसे गोल्स होता है, ठीक है, कोई क्लब है, इस टाइप के अगर हमने उसमें कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में हमने मेंबरशिप ले रखी है, तो उसमें जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आती है, ठीक है, वो अमाउंट का कैलकुलेशन हमको करना है। तो पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 88,600, ऑप्शन बी 84,000, ऑप्शन सी 90,000 एंड ऑप्शन डी 85,600। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 85,600। कौन सा आंसर करेक्ट है? 85,600। क्यों करेक्ट है इसको मैं आपको वर्किंग दिखा देती हूँ। तो आते हैं यहाँ पे क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है पर्टिकुलर ईयर में, 84,000 रुपीज़। अब वो क्या कह रहा है, जो 84,000 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ है आपको, उसमें से हमें कौन सा हटाना है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का कौन सा सब्सक्रिप्शन था? 3,200 किसका था? इंक्लूडिंग 18-19, 2018-19 का कितना था? 3,200 रुपये। तो 3,200 रुपये ये माइनस करेंगे। करंट ईयर में जो प्रीपेड है, ठीक है, देखो क्या किया है, 1,200 रुपये कब का पे कर दिया है इन्होंने? 20-21 का। 19-20 का हम कैलकुलेट कर रहे थे, 18-19 पिछले साल का था वो हटाएंगे और अगले साल 20-21 का जो पे कर दिया वो हटा देंगे। और किसका पेंडिंग है? 6,000 रुपये अभी इस ईयर का पेंडिंग है। तो देखो क्या करेंगे, जो पिछले साल का और आगे वाले साल का यानी फ्यूचर का और पास्ट का जितना पैसा है वो हम माइनस कर देंगे, यानी 3,200 और 1,200 रुपये। हमारे पास कितना रुपया बच गया? 79,600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना बचा हुआ है मेरे पास? 6,000 रुपये अभी भी इस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेंडिंग है।
तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस 6,000 रुपीज़ इन 79,600। तो हमारी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाने वाले हैं वो कितनी दिखाएंगे, 85,600। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 85,600। मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। बेस्ड ऑन द गिवन डिटेल्स, what is the amount deposited in income expenditures account for the year 2020-21 relating to membership fee? अभी मैंने बताया था हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, किसी क्लब में मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, उसकी जो फी होती है उसको पे करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2021 यानी 2020-21 में मेंबरशिप फी रिसीव्ड हुई है इन कैश वॉज 84,000, ठीक है। कितनी फीस रिसीव्ड हुई है, 84,000। इन दिस फॉर 2019-20 कितना रुपए है, देखो ये पिछले क्वेश्चंस के ही बेस पे ही पूरा क्वेश्चन बनाया गया है, बस उसमें सब्सक्रिप्शन को हम कैलकुलेट कर रहे थे। हेयर वी आर कैलकुलेटिंग मेंबरशिप फी। आप क्या कह रहे हैं, 2019-20 में कितना बकाया है, कितना था पिछले साल का, 3200, ठीक है। फ्यूचर में यानी 21-22 का कितना है, 1200 रुपये, और इस ईयर का कितना है, 6,000 रुपये। आ जाते हैं इसके ऑप्शन पे, 94,400 होगा, 84,000 होगा, 90,000 होगा कि 85,600 होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 85,600। क्या करेक्ट आंसर है, 85,600, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसका कैलकुलेशन भी देखते हैं। ठीक है, मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर 2021 कितना रिसीव्ड हुआ है 2021 के लिए, 84,000 रुपये। कितना रिसीव्ड हुआ है, 84,000 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 19-20 में एडवांस फी कितना रिसीव्ड हो गया था, ठीक है, 3200 रुपये, 1200 रुपये ये हम माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलर ईयर का कितना है हमारे पास, 6,000 रुपये, ठीक है। तो कितना हो गया आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कितना दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन आप, 85,600, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 85,600। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द ट्राई बैलेंस डज नॉट मैच up with need to open a temporary account which is called, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। अगर ट्राई बैलेंस को क्या बोलते हैं, तलपट, मैच नहीं करता है तो हमें क्या करना, कौन सा हम अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं, ओपन करते हैं, जिससे कि हमारा ट्राई बैलेंस मैच हो जाए। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सन्ड्री अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी एरर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी मिसलेनियस अकाउंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सस्पेंस अकाउंट। करंट अकाउंट सॉरी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सस्पेंस अकाउंट। तो अगर हमारा क्या मैच ना हो रहा हो, ट्राई बैलेंस ना मैच हो, ठीक है। ट्राई बैलेंस दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अगर मान लीजिए मैच नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए कुछ एरर की वजह से हमारा बैलेंस मैच ना करे, तो फिलहाल उसको मैच करने के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें जितना अमाउंट डिफरेंस का होता है उतने अमाउंट से एंट्री करके हम उसको टैली कर देते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि टैली करके रख दिया तो हम भूल जाए, नहीं, ये होता है फॉर द टेम्परेरी, फॉर अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कि हमें रेक्टिफाई करने का टाइम मिल जाए कि हमने कहाँ पे कौन सी गलती करी है जिसकी वजह से ये एरर हुई है, ये बैलेंस मैच नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ने पूछा हमसे कि भाई आप अपने ट्राई बैलेंस को मैच करने के लिए कौन सा अकाउंट टेम्परेरी खोलेंगे जिससे कि बैलेंस मैच हो जाए। तो हमने ऑप्शन बता दिया, आंसर है
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंस अकाउंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्राई बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड दैट the total on the debit side less than rupees 1500, then this difference will be written as। कह रहा है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ट्राई बैलेंस और अकाउंटेंट जो था लेखाकार को ने गलती क्या देखी कि टोटल ऑन द डेबिट साइड जो है 1500 रुपये से कम पड़ रहा है, दिस डिफरेंस विल बी रिटन एज। क्या करेंगे, अभी पिछले बताया ना मैंने कि जिस साइड का कम होगा उसमें क्या कर देंगे, डेबिटेड टू, यानी आंसर नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। क्या करेंगे, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय द ट्राई बैलेंस। कौन सी ऐसी एरर है जो ट्राई बैलेंस के थ्रू पता चल जाती है। आते हैं, क्या कह रहा है, पहला है कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एरर। तो सॉरी, ये रहा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये 1500 एंड द क्वेश्चन, स्लाइड थोड़ी सी हो गई थी। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय द ट्राई बैलेंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ कमीशन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ कमीशन। अब जानते हैं एरर ऑफ कमीशन होता क्या है। द एरर आर मेड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन पोस्टिंग, incorrect account totaling of or balance, incorrect casting of the subsidiaries book and incorrect amount recording in the books। किसकी कौन कौन सी गलतियां हमें ट्राई बैलेंस में पता चल जाएंगी, अगर हमने कौन कौन सी गलतियां करी है, एंट्री करते समय गलतियां कर दी है, ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग गलत कर दी है, कोई गलत अमाउंट लिख दी है, 240 को हमने लिख दिया 420, ठीक है, या 2560 रुपीज़ था, हमने उसको 620 रुपीज़ कर दिया, तो इस तरह की गलतियां हो गई। बैलेंस टोटल करने में गलतियां कर दी, इनकरेक्ट कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनकी कास्टिंग हमने गलत कर दी, उसके बाद उनकी एंट्री पोस्टिंग जो उनमें करनी थी वो गड़बड़ कर दी, तो इस तरह का यह अमाउंट ही गलत भर दिया। तो ये सब गलतियां क्या होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं एरर ऑफ कमीशन, और ये हमारे किसके थ्रू पता चल जाती हैं, ट्राई बैलेंस बनाते समय। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरीश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय 200 रुपीज़ इन प्लेस ऑफ डेबिट बाय 2000 रुपीज़ ऑफ हरीश अकाउंट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई, ऑप्शन देख लेते पहले, ठीक है, पहले ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन को मैंने डिस्क्लोज कर दिया। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा कि हरीश के अकाउंट को 200 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन क्रेडिट करने की जगह क्या कर दिया, 2000 रुपये से हरीश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट कैसे होगा। सबसे पहले देखो, किसी इंसान का बैलेंस मान लो कितना रुपए था, 10,000 रुपये था, ठीक है। अब 10,000 में 200 रुपये और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10,200 रुपये। आपको करना था 10,200 रुपये, लेकिन आपने उस 10,000 रुपये को आपने बना दिया 8,000 रुपये। अब 10,200 रुपये मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2,000 रुपये की गलत एंट्री करी आपने, उसको सही करिए, और दूसरी क्या चीज़ करी, जो 200 रुपये क्रेडिट करना था वो भी तो करना पड़ेगा हमको। यानी कितने रुपये हो गए, 2,000 ये प्लस 200 रुपये, 2,200 रुपये हमें क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिटेड बाय 2,200 रुपीज़। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the financial situation in which of the firm has only fixed amount to allocate among competing in capital expenditures। ऑप्शन देख लेते हैं।
क्या कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम होगा, इज द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच फर्म हैज ओनली फिक्स्ड अमाउंट टू एलोकेट। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंसेस आप दिखाओगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग इज द करेक्ट आंसर। अब कैपिटल राशनिंग क्या होती है? कैपिटल राशनिंग इज अ स्ट्रेटजी ऑप्ट बाय द कंपनीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी टू इन्वेस्ट ओनली one project at a given point of time. When several investments are available, the business needs to invest the most profitable ones. हमारे पास कई सारे profitable options हैं, then we have to invest the amount by diversification. तो this is the correct answer है capital rationing. Next question पे पढ़ते हैं, which of the following statement is not true? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स कैन बी नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनटेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। पहली बात कर लेते हैं, ऑप्शन समझ लेते हैं। जो यहाँ पे बोल रहा है कि इनटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स कैन बी करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। टेंजिबल एसेट्स हमारी वो होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। दिस इज अवर लाइक गुड्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है। इस तरह की एसेट्स क्या हो जाएंगी आपकी? तो उसमें नॉन करंट एसेट्स, अनकरंट एसेट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। टेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट है, अभी बोला मैंने। जैसे हमारी फिक्स एसेट्स यानी फर्नीचर हो गया, करंट गुड्स हो गया, ठीक है, ये सब डेटर्स हो गए हमारे, इनका एग्जिस्टेंस होता है ना। यू कैन टच देम, यू कैन फील देम, यू कैन फील द फर्नीचर्स एंड ऑल, यू कैन टच इट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखा जाए तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इनटेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनटेंजिबल एसेट्स की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इंटेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि इंटेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो ये गलत आंसर है हमारा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स? इनमें से कौन सी करंट एसेट्स नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। तो आते हैं पहले ऑप्शंस पे। ऑप्शंस कह रहा है कैश एट बैंक। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, अक्रूड इनकम आ जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अवर करंट लायबिलिटीज, नॉट अ करंट एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ करंट एसेट, इट इज अ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैलेंस शीट? आते हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बैलेंस शीट का? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, इट शो नेट प्रॉफिट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इट शोज नेट प्रॉफिट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। देखो कैसे, बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पे बनती है। पर्टिकुलर डेट क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, यानी 31 मार्च। अब वो चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, इट डजेंट मैटर।
लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, इट इज एलोकेटेड, और बनती कब है, हमारी पर्टिकुलर डेट पे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, मतलब उसका करेक्टरिस्टिक्स है किसका, बैलेंस शीट के। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, जाहिर सी बात है हमारे बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज तो होती है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट विल शो द पोजीशन, मैंने बोला था फर्स्ट डे, इट इज अ मिरर ऑफ अ कंपनी, वट एवर कंस्टिट्यूशन हो, कोई भी कंस्टिट्यूशन हो, कंपनी हो, फर्म हो, LLP हो, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, वट एवर कंस्टिट्यूशन यू हैव, इट विल शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन, मतलब इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस शीट, इट शो द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट शोज नेट प्रॉफिट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी, ओके, बैंक ओडी, prepaid expenses, long term loan, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो क्या पूछ रहा है, कौन सी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी मेरी कौन सी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, बैंक ओवरड्राफ्ट इज माय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट असेट्स, कौन सी नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, करंट एसेट्स नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा होगा, फिर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारी फिक्स असेट्स है। कौन सी असेट्स है, इट इज अवर फिक्स असेट्स। सन्डी डेटर्स, करंट एसेट्स का पहले मतलब समझ लेते हैं। करंट एसेट्स मतलब जो घट बढ़ सकते हैं, मतलब जिनका पीरियड ऑफ टाइम कम होता है, यानी विद इन अ ईयर आप उनको सेट ऑफ कर सकते हो, विद इन अ ईयर यू विल क्लियर दैट, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो आपकी असेट्स हो, ठीक है, उनका पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है। लेकिन फिक्स असेट जो होती है वही लॉन्ग टर्म पीरियड की असेट्स होती है, लंबी चलने वाली असेट्स होती हैं। तो इसमें सन्डी डेटर्स मान लो, डेटर्स मीन देनदार, जिनसे आपको पैसा लेना है, ठीक है, आज नहीं दिया है कल दे देंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग वर्क में सामान रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे। सपोज आपका लेदर के बैग बनाने का कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे लेदर का जो स्टॉक होगा, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो इट विल चेंज, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो आवर करंट एसेट्स। बिल रिसीवल्स कौन से होते हैं, जिनको हमने गुड्स सेल किया, BR पहले बता देती हूँ, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, जिनको हमने गुड्स सेल किया उनके ऊपर सेलर यानी ड्रॉअर विल ड्रॉ अ बिल, एक बिल लिखता है कि आप मुझे आज के इतने समय बाद आप मुझे इतने पैसों का भुगतान करेंगे, यू विल पे दैट मनी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, दिस इज कॉल्ड अवर बिल रिसीवेबल, जिसमें परचेजर यानी ड्रॉई विल साइन, वो साइन करके देता है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, ये मेरे करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, यानी फर्नीचर, जो कि फिक्स एसेट्स है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग इज, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, फिजिकल डेप्रिसिएशन इज फिक्स एसेट्स, मेकिंग अ प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट्स, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स, एलोकेशन of cost of the assets over during the useful life। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट्स ओवर द ड्यूरिंग द यूजफुल टाइम, ठीक है। तो ये थे आज के मेरे कुछ क्वेश्चंस जिससे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। अभी मैं आगे क्या करूँगी, अब डिस्कशंस को थोड़ा सा कम करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि एग्ज़ाम आने तक आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं
वो पूरे कंप्लीट हो जाए। आई होप मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प कर रही होंगी और मैं चाह रही हूँ कि सच में बहुत हेल्प करें एंड आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करो एंड आई विल वेरी हैप्पी व्हेन यू विल क्लियर एग्ज़ाम। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी उसके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के और भी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ क्वेरी या क्वेश्चंस चाहिए तो आई विल हेल्प यू। मैं उस पर वीडियो तो उतना नहीं बना पाऊँगी बट आई विल शेयर दैट क्वेश्चंस। और तो गाइस प्लीज़ प्रिपेयर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारे लोगों को भेजिए मेरा चैनल एंड वीडियो शेयर करिए सबके साथ। प्लीज़, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।